हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। आज काफ़ी स्पेशल सेशन रखा है हमने पीआईबी का, बिकॉज वी हैड पोस्टेड अ पर्टिकुलर कमेंट, सो वी गॉट अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स ऑल्सो। कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था। जहाँ कई लोगों को टीचिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और कुछ मतलब स्पेशल फरमाइशें भी थी, वहीं पे कई लोगों का मोटिवेशन भी था। एंड येस, आई डेफिनेटली सेड कि अगर कुछ लोग भी जिनको फ़ायदा मिल रहा होगा, जो रेगुलरली देखेंगे, तो उन लोगों के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। एंड आई एम सीइंग दैट देर आर सम रेगुलर व्यूअर्स जो डेली देख रहे हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। स्पेशली आई वुड लाइक टू से द नेम्स ऑफ दानिया, हिमानी चरण, सुनीता प्रसाद, ओके, एंड मनप्रीत। तो इन लोग हैं जो मतलब काफ़ी रेगुलर वॉच कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जो रेगुलर देख रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी मिलेगा। पीआईबी का रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में कई लोगों को नहीं भी समझ में आता है। एंड येस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच ट्रू कि हिंदू में ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा व्यूज़ मिलने का और पीआईबी में थोड़े कम मिलने का एक पर्टिकुलर रीज़न है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि 2 साल से भी हिंदू चल रहा है, बट अभी पीआईबी को केवल 2 मंथ हुए हैं, 2 मंथ्स हुए हैं। तो उसमें भी आपको एक ये समझना चाहिए कि किसी किसी की टीचिंग इवोल्यूट होने में भी टाइम लगता है। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन दोज हु आर वाचिंग द वीडियोस, और हम केवल उनके लिए इनको कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो या फिर उनको कुछ पर्टिकुलर ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो, सो दे आर अदर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो ऑन यूट्यूब, तो आप उन पे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू विद द दिस इनिशिएटिव। और हमारी टीम में भी कई ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट्स इस बारे में हुई थी, एंड मेजॉरिटी वाज ऑन दैट कि ऐसे रिस्पॉन्स पे वी शुड नॉट कंटिन्यू। बट इन माय पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सनल जो व्यू था वो यही था कि अगर कुछ लोगों को भी इसमें फ़ायदा मिल रहा है तो आई विल कंटिन्यू फॉर देम एंड फॉर देम। आज का स्पेशल सेशन 6 मार्च की पीआईबी और एआईआर न्यूज़ चालू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल प्रपोज्ड बाय धीरेन्द्र सिंह कमेटी रिलेटेड टू। तो धीरेन्द्र सिंह कमेटी का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल आया था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है बताना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, पार्टनर विल बी अ पार्टनरशिप ऑफ विच एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज। तो ये एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो जैसे एशियान हो गई, ब्रिक्स हो गई, एससी हो गई, तो जो ये एसोसिएशन होते हैं कंट्रीज़ के, तो ये किसका इनिशिएटिव है और ये किस लिए है। थर्ड क्वेश्चन इज, हु आर डी वोटर्स। ये एक पर्टिकुलर टर्म बीच में आया था, डी वोटर्स, तो आपको बताना है क्या है। अब आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। तो सबसे पहली बात, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ऐसे ही जो रूरल वाला होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा किया जाता है। ये अर्बन वाला है, सो इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इंदौर को इस बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड फिर से मिला है, तीसरी बार मिला है, याद रखना। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया को क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का अवार्ड मिला है। और उत्तराखंड के गौचर को इट इज़ एडजस्ट द बेस्ट गंगा टाउन इन द सर्वे। तो ये कैटेगरी भी एक थी, आप भले इसको याद ना रखो पर आप ये भी याद रख सकते हो, बेस्ट गंगा टाउन का भी अवार्ड दिया गया है, ओके। और इस बार का जो 2019 का सर्वेक्षण हुआ है, इट हैज़ कवर्ड ऑल अर्बन लोकल बॉडीज इन द कंट्री, मेकिंग इट द लार्जेस्ट सच क्लेanलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस बार सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ थी और 6 एरियाज होते हैं एवोल्यूशन के। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजी फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री टाउन एंड इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओडीएफ है या नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है। फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी, देन डोर टू डोर कलेक्शन, स्वीपिंग, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो हर चीज़ का एक अलग वेटेज भी है। देन प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट प्रोविजन एंड इंडिविजुअल टॉयलेट, ठीक है। तो ये 6 एरिया ऑफ एवोल्यूशन है और इनकी स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है डेटा लेने की। तो जिसमें एक सिटीज़न फीडबैक का एक पिछली बार ये इनिशिएटिव आया था कि सिटीजन्स के फीडबैक को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए थे, ओके। Now 7th March 2019 is to be celebrated as Jan Aushadhi Divas across India.
तो जन औषधि के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आई थी, PMBJP, और इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस। ठीक है, तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे देने के लिए, खासकर जेनेरिक ड्रग्स जिनको कहा जाता है। तो जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं कि जो मेडिसिन होती है, अगर कोई पर्टिकुलर MNC या कोई बहुत ब्रांडेड वो जिसने डेवलप की है, उसी उसी फॉर्मुलेशन की, उसी क्वालिटी और एफिकेसी की होती है, लेकिन उसके प्राइसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो वो जैसे इंडिया में डेवलप कर ली कोई पर्टिकुलर जेनेरिक ड्रग, तो वो ब्रांडेड भी रह सकते हैं, ब्रांडेड जेनेरिक ड्रग्स भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पर इनकी कहीं से भी क्वालिटी या एफिकेसी जो मेन ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनसे कम नहीं होती है। तो ये जो जन औषधि जितने स्टोर्स वगैरह बनाए जाते हैं, यहाँ पे जेनेरिक ड्रग्स पूरे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जिसके लिए ये परियोजना चालू की गई थी। और किसने लॉन्च की थी ये ज़रूर याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने की थी, 2008 में की थी। और तब उसका जो नाम था वो था जन औषधि कैंपेन। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है ये भी याद रखना, BPPI, दैट इज ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। ओके, एक यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि 10 से 15 लाख लोग जो हैं वो जन औषधि मेडिसिन से रोज उनको फ़ायदा मिलता है। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पेशेंट्स का होता है वो मेडिसिन पे वैसे ज़्यादा होता है, पर जन औषधि वाली जो मेडिसिन हैं उनकी वजह से इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी कम हो गया है। ओके, और इसके अलावा इन्होंने कई सारी जन औषधि कैंपेन के अंडर हेल्थ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, और जन औषधि स्वाभिमान। ओके, जन औषधि बचपन फॉर बेबी डाइपर्स, इसी तरीके से जन औषधि ऊर्जा, जन औषधि अंकुर, ये सब भी इनके इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, तो जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन का एक इनिशिएटिव है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और हेल्थ जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक रहता भी है GS2 में, तो जिनको इस चीज़ की नॉलेज है वो मेंस आंसर राइटिंग में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Now, amendment in Hazardous Waste Management and Transboundary Movement Rules 2016। तो ये कौन लेकर आया? सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा हजार्डस वेस्ट रूल्स थे 2016 के। अब उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है, और इसको किया गया है वाइल कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसका ध्यान रखते हुए और रूल्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या हैं थोड़े हम देख लेते हैं, तो आपको हजार्डस वेस्ट रूल्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो पहली बात तो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को प्रोहिबिट किया गया है इंपोर्ट करने से। आप सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। और जो सिल्क वेस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मिनिस्ट्री से। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यदि उनमें कोई डिफेक्ट होता है तो आप बिना परमिशन के उनको वापस 1 साल के अंदर अंदर इंपोर्ट करा सकते हो अगर कोई डिफेक्ट होता है। और वो इंडस्ट्रीज जिनको वाटर और एयर पोल्यूशन एक्ट में परमिशन नहीं लेनी पड़ रही थी, अब उनको हजार्डस वेस्ट रूल्स के तहत भी अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बस जो भी वेस्ट वगैरह जो जनरेट होता है अगर वो ऑथराइज्ड यूजर्स वेस्ट कलेक्टर्स को दे दें। ठीक है, तो याद रखिएगा चारों पॉइंट, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट नहीं आप इंपोर्ट कर सकते हो, और जो सिल्क का वेस्ट है आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में अगर 1 साल में कोई डिफेक्ट आता है तो आप बिना परमिशन के वापस इंपोर्ट कर सकते हो। और इंडस्ट्रीज जिनको वाटर और एयर पोल्यूशन से एग्जेम्पशन मिला था उनको हजार्डस रूल से भी एग्जेम्पशन मिला है। फाइन। नाउ गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ रिटायरमेंट होम्स। तो अब ये किसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि तो एक पर्टिकुलर GS2 में ये टॉपिक होता है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो वहाँ पे आप मतलब जो सीनियर सिटीजन्स का भी आता है तो उनमें ही आप इनिशिएटिव लिख सकते हो। रिटायरमेंट होम्स रहते हैं,
अब उनमें रेसिडेंट केवल वही हो सकते हैं जो 60 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हों, ठीक है। तो अब ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, मॉडल गाइडलाइंस, ये एल्डरली फ्रेंडली बिल्ट एनवायरनमेंट प्रिस्क्राइब कर रही हैं। और इसमें एक फैक्ट आया था कि इस सेंचुरी के एंड होते होते जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो करीब करीब 34% हो जाएंगे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये फैक्ट बताने का मतलब क्या है कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो अभी आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का आने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो वर्किंग एज में होगी, और एक बार जब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होगा तो वर्किंग पॉपुलेशन आखिरकार एजिंग होगी उनकी, और उस टाइम पे फिर वो सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब रिटायरमेंट होम्स के लिए जो गाइडलाइंस हैं इनमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। तो पहली बात तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके साथ में इन रिटायरमेंट होम्स को भी अलाइन किया गया है, ओके। और इसके अलावा बैरियर फ्री बिल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एल्डरली पर्सन्स हैं, और जैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया है कि एल्डरली फ्रेंडली बिल्ट एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे ऑडियो और विजुअल साइनेज, सिग्नलिंग सिस्टम्स, व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, मैंडेटरी रैम्प्स, फिर एल्डरली फ्रेंडली डिज़ाइन ऑफ डोर नॉब्स, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इन बारीकियों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देन कंप्लायंस विद ग्रीन बिल्डिंग प्रिंसिपल्स, ताकि वही कि मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहे और कॉमन बेसिक सर्विसेज वहाँ अवेलेबल रहें, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन, फिर 24/7 बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस सर्विस वगैरह भी रहनी चाहिए, ओके। नाउ वेब वंडर विमेन, तो ये क्या है, ये एक ऑनलाइन कैंपेन है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था टू सेलिब्रेट द एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स ऑफ विमेन हु हैव बीन ड्राइविंग सोशल रिफॉर्म्स वाया सोशल मीडिया। तो जो भी विमेन ऑनलाइन तरीके से सोशल रिफॉर्म्स मतलब ड्राइव करती हैं और उनको उनको अचीवमेंट्स देने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन था जिसमें 30 विमेन को सिलेक्ट किया गया है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था विद ट्विटर इंडिया एंड ब्रेक थ्रू इंडिया। और फ्रॉम विमेन वर सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, ऐसा नहीं केवल इंडियन, अक्रॉस द ग्लोब ऐसी विमेन को सिलेक्ट किया गया हु हैव यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिन्होंने सोशल मीडिया के पावर को यूज़ करके पॉजिटिव कैंपेन्स ऐसे चलाए हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताई गई हैं गवर्नमेंट जो मतलब इनको अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए करती है। तो फॉर एग्जांपल 8 मार्च को जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन में ही दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और इसमें जिन विमेन ने सोसाइटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है लेकिन उनको किसी भी तरीके से उनके अचीवमेंट को नहीं सेलिब्रेट किया गया, सराहा नहीं गया है, उनको ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके अलावा एक फर्स्ट लेडीज़ करके एक इनिशिएटिव था, तो इसमें उन विमेन को रिकॉग्नाइज किया गया था जिन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ के, यानी कि ग्लास सीलिंग ब्रेक करने का क्या मतलब होता है कि विमेन के लिए कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर मतलब टाइप के काम ही कर सकती हैं। सो देयर इज़ अ ग्लास सीलिंग, तो इनविजिबल ग्लास सीलिंग कहा जाता है इसको। तो उन्होंने मतलब कुछ फील्ड्स में जिन विमेन ने ग्लास सीलिंग को ब्रेक करके और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उनको फर्स्ट लेडीज़ को ये इनिशिएटिव था। फिर इसके अलावा 100 विमेन अचीवर्स करके 2015 में भी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फेसबुक के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उन विमेन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने पब्लिक वर्क के कुछ सेक्टर्स में एक्सेल किया है, ओके। ना PMSTIAC मिशंस, तो PMSTIAC क्या है, इट इज़ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एडवाइजरी काउंसिल है जो कि पर्टिकुलर साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन्स को असेस करता है, ओके। और क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, ओके। और अभी इनके अक्टूबर 2018 से कुछ पर्टिकुलर डिस्कशंस हुए थे इस काउंसिल के, जिसके बाद इन्होंने कुछ 9 नेशनल मिशंस निकाले हैं, और इन मिशंस का
पूरा आप अगर उनके PDF वगैरह पे जाके देखोगे तो एक एक मिनिस्ट्री को दिया गया है जो इसको लीड करेगा. एंड दीज मिशंस विल एंगेज इंटरनेशनल एंड नेशनल इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, यंग साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री. ओके, क्या क्या मिशन है शॉर्ट में देख लेते हैं. मैंने पूरे उस PDF में से एक्सट्रैक्ट किए हैं. ओके, सो फर्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन. तो ये किस लिए है, जो हाई लेवल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश में, उस बैरियर को हटाने के लिए है ये. तो मतलब इंग्लिश से कोई भी जो इंडिजिनस लैंग्वेज है तो उसमें इजीली ट्रांसलेशन किया जा सके. देन क्वांटम फ्रंटियर, तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स में काम करने के लिए है. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मिशन है, तो डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन पावर को एडवांस करने के लिए है. फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो आपको पता ही है कि नेशनल ई मोबिलिटी का भी प्लान आया है, तो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करने के लिए और एमिशंस को घटाने के लिए है. देन देर इज बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ मिशन. तो दिस इज टू मेक यूज ऑफ हेल्दी एंड डिजीज सैंपल्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर ऑन हेल्थ. ठीक है, तो सैंपल्स का यूज किया जाएगा, हेल्दी और डिजीज सैंपल्स का यूज किया जाएगा ये देखने के लिए कि नेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्वास्थ्य. फिर वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए है जो वेस्ट से डायरेक्टली एनर्जी को जनरेट करे. ओके, देन देर इज डीप ओशन एक्सप्लोरेशन. तो ये डीप ओशियंस को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए कि कैसे वहाँ की डीप ओशन की जो लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, लिविंग यानी कि क्या, डाइवर्सिटी, और नॉन लिविंग यानी मिनरल्स रिसोर्सेज, इनको एक्सप्लॉइट करना. फिर अंडर वाटर व्हीकल्स को डेवलप करना. ओके, तो ये सारी आपने देखी, ये सारी जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर ये अलग पूरे नेशनल मिशंस बनाए गए हैं. ओके, क्वांटम फ्रंटियर, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेस्ट टू वेल्थ. ओके, और वैसे ये जो अग्नि है ये इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए है. फाइन, so that was all about the news from today and I hope you like the video, or whether you don't like, okay, so it all depends on you. आप कितना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उतना ही ये चीज़ आपको. हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का PIB का रेलेवेंस आज नहीं समझ में है, क्योंकि हिंदू का हमेशा फर्स्ट वो कहा जाता है, बट आई हैव सीन कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आते हैं PIB के जिनका रेलेवेंस बहुत बाद में समझ में आता है. So try to make use the best use of these things and have a nice day friends. Thanks.